तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर जो कि है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जैसे कि मैंने अभी आपको पहले चैप्टर बताया, क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है और इसीलिए जब क्लासिफिकेशन की बात आई तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिनमें से सबसे पहले इस क्लासिफिकेशन की होड़ लगाने वाले थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने पहली बार क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिज्म को इनटू टू ग्रुप्स जो कि था प्लांट्स एंड एनिमलिया। ठीक है, अब इन्होंने प्लांट को और एनिमल्स को कुछ इस तरीके से डिफरेंशिएट करा, क्लासिफाई करा कि जो देख के बताया जा सके, है ना। जैसे कि इन्होंने कहा कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जमीन पर रेंगते हैं, है ना, जो हरे हरे होते हैं, जमीन पर ही रेंगते हैं, ज्यादा उनके ना हाइट होती नहीं है। ठीक है, मतलब हाइट बिल्कुल ही नहीं होती। ठीक है, तो उनको कहा इन्होंने हर्ब्स। ओके, देन इन्होंने क्या कहा कि जो ऐसी झाड़ियां जिनका कलर ग्रीन ना हो बल्कि वो कैसी हो, वुडी हो और ब्राउन कलर की हो और थोड़ी सी उनकी हाइट हो, इतनी अपनी कमर के जितनी होती है ना, इतनी हाइट हो सकती है, तो उनको इन्होंने क्लासिफाई करा इनटू श्रब के अंदर। क्लियर बच्चों। एंड एट द एंड जो चीजें इनको दिख रही थी बहुत बड़ी है, बहुत लॉन्ग लॉन्ग ट्री देखने को मिल रही थी इनको, तो उन्होंने क्या करा कि उसको कहा वो ट्री है, देन छोटे वाले श्रब्स एंड जो जमीन पर रेंग रहे हैं वो हर्ब्स। और एनिमल को इन्होंने डिफरेंशिएट किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्लड, और वही ब्लड में कलर के ऊपर। ठीक है ना, दो ग्रुप बनाए, एक ऐसे एनिमल्स जिनके पास रेड ब्लड है, ठीक है, उनको क्या कहा उन्होंने, इनेमिया कहा, यानी इनके पास रेड ब्लड प्रेजेंट था। लेकिन जिनके पास रेड ब्लड नहीं था उनको उन्होंने किस में क्लासिफाई करा, अनीमिया के अंदर। तो ये एरिस्टोटल की छोटी मोटी सी कहानी है, मेनली पढ़ना में क्या है, टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय कैरोलस लिनियस। ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने आपको टू किंगडम यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, और यहाँ पे भी इन्होंने दो ही, और इनका दो से बहुत ज्यादा ही रिश्ता है। ठीक है ना। अब इन्होंने भी क्या करा, इन्होंने भी एरिस्टोटल की इस कहानी से, इस कंक्लूजन से अपने कंक्लूजन दिए, और इन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया क्लासिफाई करा। और किस इनका जो क्राइटेरिया था, किस क्राइटेरिया के बेस पे इन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया को डिफरेंशिएट करा, वो सब आपके सामने है। रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लोकोमोशन और सेल वॉल के बेसिस पे। अब इनको जो जो चीज दिख रही थी उन्होंने इसके हिसाब से दोनों को क्लासिफाई करा, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को इन दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करा। पहला देखा इन्होंने कि क्या प्लांट, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उनको इन्होंने किसमें डाला, एनिमल्स में, है ना। और इनको क्योंकि ऐसा लगता, देखो प्लांट का रिप्रोडक्शन दिखता नहीं है इनके अकॉर्डिंग, तो इन्होंने क्या कहा कि प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो जो भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं वो एनिमल में आएंगे, और जो भी एनिमल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं ऑर्गेनिज्म वो प्लांट में जाएंगे। सिमिलरली मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब जैसे कि आज के टाइम पे हमें पता है कि जो अपने प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, है ना। लेकिन उस टाइम पे अब जाहिर सी बात है कि इनको इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि जिसकी वजह से इनको पता हो कि जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। तो इन्होंने क्या करा कि देखो सिंपल सी बात है, क्या ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा है, खुद ले रहा है, अगर आपको दिख रहा है कि वो ऑर्गेनिज्म पे, मतलब वो ऑर्गेनिज्म फूड पे डिपेंडेंट है, तो वो एनिमल में गया, और जिसको मतलब जो खाना नहीं खा रहा उसको किसमें डाल दिया, प्लांट के अंदर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर। ठीक है ना। देन लोकोमोशन की बात करते हैं, तो लोकोमोशन में इन्होंने क्या देखा, अब आप जानते हो कि प्लांट एक ही जगह पे रहते हैं लेकिन एनिमल्स लोकोमोट कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो उसी बेसिस पे इन्होंने कहा जो भी एनिमल्स लोकोमोशन कर रहे हैं, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन कर रहे हैं वो आपका एनिमल है, लेकिन जो लोकोमोशन नहीं दिखा रहे हैं वो प्लांट में गए। एंड फोर्थ पॉइंट, सेल वॉल की बात करी। अब आप जानते हो कि एनिमल्स के अंदर सेल वॉल तो नहीं होती, है ना, और इसी बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन करा कि जिसके पास सेल वॉल है वो जाएगा प्लांट में, जिसके पास नहीं है वो जाएगा आपके पास एनिमल के अंदर। तो ये क्या था, आपके लीनियस भाई साहब का सिस्टम, मतलब टू किंगडम था। अब इनके ना ड्रॉबैक थी, देखो वैसे ये टू किंगडम का सिस्टम है ना, काफी 100 सालों तक, 100-150 साल तक चला था और लोगों को दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब अदर साइंटिस्ट आए, उन्होंने कुछ सवाल करे, तो उनके जवाब कैरोलस लिनियस दे नहीं पाए, जिसकी वजह से ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन आगे चलकर इनएडिकेट हो गया, यानी सफिशिएंट नहीं रहा, किसी काम का नहीं रहा। ठीक है, और वो रीजन है आपके सामने, ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब जो क्लासिफिकेशन में जो दिक्कत आई थी, लीनियस डिडंट डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग, यानी जो लीनियस थे वो कुछ पॉइंट्स को है ना बता नहीं पाए थे, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे दोनों के बीच में। ठीक है, पहला पॉइंट ये था साइंटिस्टों का कि एक बात बताओ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या सिस्टम है।
क्योंकि जो कैरोलस लिनियस है ना, इन्होंने तो इसके बेसिस पे क्लासिफाई करा था, जिसकी वजह से दिक्कत ये आ रही थी कि इन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, इन दोनों को एक साथ रख दिया था। ठीक है। सेकंड पॉइंट था प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। मैंने अभी बताया ये 4 पॉइंट। तो ये दिक्कतें आ रही थी कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दोनों को एक साथ डाल दिया था। ठीक है ना। वही सिमिलर ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, है ना। कई बार ये करा जो लिनियस ने, इन्होंने ये करा कि ऑटोट्रॉफिक वाले ऑर्गेनिज्म को हेटरोट्रॉफिक के साथ उठाकर डाल दिया, है ना, क्योंकि ये चीजें ज्यादा एडवांस में डेप्थ में इनको पता नहीं थी, और यही रीजन था जिसकी वजह से ये सारी चीजें सामने आई, प्रॉब्लम्स, और इसको लिनियस भाई साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ओके, तो अब बात करते हैं कि इसके बाद क्या है। इसके बाद और भी आया, इसके बाद 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, फिर 4 किंगडम आया, ठीक है, एंड कहीं जाके फिर 5th किंगडम आया था। लेकिन उससे पहले के 3 आपके एनसीईआरटी में है नहीं, तो उसको पढ़ना भी नहीं। अब 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय किसने दिया? आर.एच. व्हिटेकर ने दिया। कब दिया? 1969 में। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि एक तो आर.एच. व्हिटेकर ने ये दिया था, और कब दिया था? 1969 में दिया था। ठीक है। अब क्या क्या था इसके अंदर? पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई, चौथा था प्लांटी, और 5वां था एनिमेलिया। ये आपके 5 किंगडम है ना। किस बेसिस पे आर.एच. व्हिटेकर ने इसको क्लासिफाई करा था? तो याद रखना क्राइटेरिया, क्राइटेरिया बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना। क्राइटेरिया कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इसे याद रख लेना। एक ये भी पूछा जाता है ड्रॉबैक, तो ड्रॉबैक याद रखना। अब क्राइटेरिया देखते क्या था आर.एच. व्हिटेकर का। पहला क्राइटेरिया इन्होंने लिया था सेल स्ट्रक्चर, कि सेल स्ट्रक्चर कैसा है ऑर्गेनिज्म का, यानी सेल वॉल है या सेल वॉल नहीं है, इसके बेसिस पे। सेकंड क्राइटेरिया था थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल से बनी है, मतलब सिर्फ और सिर्फ सेल से मिलकर बनी है, टिश्यू लेवल से मिलकर बनी है, या फिर आपके ऑर्गन लेवल से मिलकर बनी है, या ऑर्गन सिस्टम से मिली है ना, मिलकर बनी है। ये कुछ पॉइंट थे। देन उन्होंने देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, यानी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, हेटरोट्रॉफिक है, खाना खुद बना रहे हैं, खाना किसी और से ले रहे हैं, ये देखा था। इनका थर्ड पॉइंट था। फिर फोर्थ पॉइंट इन्होंने देखा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कि कैसा रिप्रोडक्शन शो कर रहा है वो ऑर्गेनिज्म, क्या वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्या वो एसेक्सुअल है, क्या वो वेजिटेटिव है। इन सब के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई करा और फर्दर, है ना। फिर आगे देखा इन्होंने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। 5वां क्राइटेरिया आर.एच. व्हिटेकर का क्या था कि क्या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, यानी क्या इस ऑर्गेनिज्म का इससे पहले या फिर आने वाले स्पीसीज के साथ कोई रिलेशन होगा, उसके बेसिस पे इन्होंने इनको क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। ठीक है। देन आपका आया 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय कार्ल वुज। ठीक है। अब ये वाला आपको ज्यादा याद भी रखना है। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था कि जो किंगडम है वो हाईएस्ट लेवल है, लेकिन हाईएस्ट लेवल के ऊपर भी एक टॉप हाईएस्ट लेवल है, वो है आपका डोमेन सिस्टम। ठीक है। डोमेन सिस्टम देखो, या तो 6 किंगडम बोल लो या डोमेन सिस्टम, ये देने वाले साइंटिस्ट एक ही हैं, और वो है कार्ल वुज। क्लियर। इन्होंने क्या करा, इसी में से ये जो 5 किंगडम है ना, इसमें से 6 किंगडम बना दिए। 6 कैसे बनाए? मोनेरा को 2 में क्लासिफाई करा, मोनेरा को फर्दर इन्होंने क्लासिफाई कर दिया 2 कैटेगरी में, 2 किंगडम में, जो कि था आपका एक आर्कीबैक्टीरिया एंड सेकंड यूबैक्टीरिया। ठीक है। अब ये आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया को कार्ल वुज ने 2 डोमेन कहा, है ना, 2 डोमेन कहा, और बाकी के जो आपके 4 है ना, यहां से प्रोटिस्टा से लेकर एनिमेलिया तक, इसको उन्होंने 1 डोमेन में कंसीडर करा, और ये दोनों मिलाकर टोटल बन जाते हैं 3 डोमेन सिस्टम गिवन बाय कार्ल वुज। ठीक है, याद रखना। अब अपन स्टार्ट करेंगे मोनेरा के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताता हूं बैक्टीरिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे बड़ी बात कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अलग अलग शेप होते हैं, और जनरली आपको याद रखने हैं 4 शेप, और ये है ना कई बार पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसको याद रखना कि बैक्टीरिया के 4 शेप कौन कौन से 2 मार्क्स में आ जाता है। सबसे पहला आता है आपका रॉड शेप। ठीक है, सबसे पहला जो शेप है बैक्टीरिया का वो है रॉड शेप, आपके सामने दिख रहा है। रॉड शेप को ऐसे बनाओगे, इसके अंदर एक स्पोर दिखाओगे, देन इसका जो साइंटिफिक नेम होता है रॉड शेप को हम कहते हैं वेसिलस। ठीक है, और वेसिलस को अगर प्लूरल वर्ड यूज करते हो उसके लिए, है ना, तो वो हो जाता है वेसिलाई। ठीक है, सेकेंड स्ट्रक्चर मतलब सेकेंड जो शेप है बैक्टीरिया की वो है आपका राउंड शेप। ठीक है, गोल गोल। अब गोल गोल जो शेप है उसको हम कहते हैं कोकस, और अगर वो प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो वो हो जाएगा आपका कोकाई। ठीक है,
देन थर्ड शेप है आपकी कोमा शेप, ठीक है। कोमा शेप ऐसी बनती है, जानते ही होगे, और इसको कहा जाता है विब्रियम। सिंगुलर के लिए विब्रियम, एक के लिए, एक से ज्यादा है तो विब्रियो। लास्ट है आपका स्पाइरल शेप। आपने अपने स्पाइरल रजिस्टर देखा ही होगा, उसके अंदर कैसे रोल होता है। सिमिलरली ये आपके पास है बैक्टीरिया, स्पाइरल शेप होता है, इसके एंड में आपको देखने को मिलता है फ्लैजेला, और इसका जो नाम होता है स्पाइरिलियम, ठीक है, स्पाइरिलियम। जिसको अगर एक से ज्यादा अगर आपको दिखते हैं बैक्टीरिया ऐसे वाले, तो इसको कहते हैं स्पाइरिला। ओके बच्चों, इसको नोट कर लो। अब स्टार्ट करते हैं अपन मोनेरा के बारे में, देन इसके आगे आगे फिर अपन चलते जाएंगे। तो देखो भाई, जिसको भी मेरी स्किन केयर का रूटीन जानना था पहले बता देता हूं। क्लिनिक प्लस एंड क्लिनिक प्लस, वीडियो बनाने से पहले क्लिनिक प्लस लगाता हूं मैं बालों में, वही दाढ़ी में लगाता हूं, ठीक है, पूरा ये धुल गया एक साथ। एंड सेकंड, इसके ऊपर लगाता हूँ सरसों का ऑयल, ठीक है, बालों पे, और बचा हुआ ऑयल जो होता है उसको हाथ में रगड़ के पूरे फेस पे लगा लेता हूँ, ठीक है। ये है मेरे स्किन का रूटीन, स्किन केयर रूटीन है मेरे, ठीक है। दोबारा अगर कमेंट आ गया तुम्हारा किसी का भी कि स्किन केयर रूटीन क्या है, बहुत मारूंगा, ठीक है, पहले बता चुका हूँ, दोबारा ना पूछे कोई। टॉपिक पे आ जाओ वापिस। किंगडम मोनेरा की बात करने वाले हैं हम। क्या है, तो देखो किंगडम मोनेरा के अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा, ठीक है ना। बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ मोनेरा, क्लियर, ये याद रखना है ना। पूछ सकते हैं कि कौन, मतलब बताओ वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो किंगडम मोनेरा के सोल मेंबर मतलब परमानेंट मेंबर है, ठीक है। मोनेरा मैंने बताया था दो टाइप में बांटा गया, दो ग्रुप में बांटा गया, जो कि आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया की बात करें सबसे पहले, तो दे हैव डिफरेंट सेल वॉल, है ना, डिफरेंट सेल वॉल बोल सकते हो, टू सर्वाइव इन हार्श कंडीशन। यानी जो मोनेरा है ना, मोनेरा के पास डिफरेंट टाइप के सेल वॉल होते हैं, ताकि वो डिफरेंट एरिया में अकॉर्डिंग टू देयर सर्वाइवल एग्जिस्ट कर सके, ठीक है। जैसे कि अगर बात करूं, जो आपको आर्की बैक्टीरिया दिखेंगे ना, आर्की बैक्टीरिया आपको अलग अलग जगह पे देखने को मिलते हैं। अच्छा एक बात और बता सकता हूँ, जो आपके बैक्टीरिया होते हैं वो हर जगह मिलते हैं। एक मुट्ठी आप वो सॉइल उठाओगे ना अपने हाथ में, तो उसके अंदर आपको बहुत मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, क्लियर। आपके गीजर के अंदर देखने को मिल सकते हैं, आपको पानी के अंदर मिल सकते हैं, ठीक है, एसिड में बैक्टीरिया मिल सकते हैं। तो बैक्टीरिया आर वेरी वर्सेटाइल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जहां आप नहीं रह सकते वहां बैक्टीरिया मिलेगा। इसीलिए देखो आपके कुछ एग्जांपल एनसीईआरटी मेंशन करती है, उनमें से एक हेलोफाइल्स है, थर्मोएसिडोफाइल है, मेथेनोजन है। जैसे कि हेलोफाइल्स है, हेलोफाइल्स कहाँ रहते हैं, दे फाउंड इन सॉल्ट एरिया। एक बात और बता देता हूँ, ये वाली चीज जो है ना, यहाँ से यहाँ तक वाली, ये पेपर में कई बार आई है, यहाँ से यहाँ तक वाली चीज है ना, पेपर में कई बार पूछी गई है कि बताओ बैक्टीरिया जनरली आर्की बैक्टीरिया कुछ पॉइंट बताओ, या फिर वो ग्रुप बताओ जहां जहां पे आपके आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है, और उनको क्या कहा जाता है। तो हेलोफाइल कहा जाता है उन बैक्टीरिया को जो सॉल्टी एरिया में पाए जाते हैं, और थर्मोएसिडोफाइल कहा जाता है उन बैक्टीरिया को जो कहाँ मिलते हैं, हॉट स्प्रिंग में, ठीक है। हॉट स्प्रिंग यानी ऐसी जगह पर जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है और आप वहां सर्वाइव नहीं कर सकते, क्लियर है ना। एंड मेथेनोजन की अगर बात करें, तो ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो पाए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ मर्सी एरिया यानी गंदगी वाली जगह पर, यानी कीचड़ मिट्टी जहां होती है ना, वहां पर आपको मिलेंगे, आपको कौन, मेथेनोजन। और ये कई जगह कई बार ये मतलब जनरली ये और भी जगह मिलते हैं, वो है आपका गट्स ऑफ रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट एनिमल वो होते हैं जो डायरेक्टली अपने फूड को ग्रास, मतलब जो उनका फूड है ना वो ग्रास होता है, उसको खाते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पर आपको याद रखना है, एक तो काउ, सेकंड है आपका बफेलो, क्लियर है बच्चों। ये याद रख के चलना, रूमिनेंट मतलब क्या होते हैं, जो कि चारा खाते हैं, मैन्योर खाते हैं, ठीक है ना। और इनका काम क्या होता है, मेथेनोजन का काम ये होता है कि जो डंग होता है ना, डंग यानी कि गोबर, जैसे सुना होगा आपने, तो डंग को कन्वर्ट करते हैं बायोगैस में, बायोगैस यानी मिथेन गैस, ठीक है, सुना होगा मिथेन गैस। तो डंग से बायोगैस बनाने का काम कौन करता है, मिथेनोजन, क्लियर है, होप सो क्लियर होगा। देन सेकंड आ जाता है आपका यू बैक्टीरिया। अब जो यू बैक्टीरिया है, इनके पास रिजिड सेल वॉल पाई जाती है, इनके पास रिजिड सेल वॉल होती है, ठीक है। और इट कैन बी टू टाइप, जो आपके यू बैक्टीरिया है वो भी दो टाइप के हो सकते हैं, वो दो टाइप के हो सकते हैं। पहला आपका ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक, एंड सेकंड हो सकता है हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक आप जानते ही हो कि ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, और ये हेटरोट्रॉफिक जो किसी और पे डिपेंड होता है ना। अब ऑटोट्रॉफिक की अगर बात करें, तो ऑटोट्रॉफिक भी दो टाइप का हो सकता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक।
है ना। यानी फोटो ऑटोट्रॉफिक या फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफिक यानी क्या है, ये ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद ही बना लेंगे, है ना, खुद बना लेंगे। मेक देयर फूड बाय देमसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लियर है ना। एंड इसका एग्जांपल आप जनरली पढ़ोगे साइनोबैक्टीरिया यानी डीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। एंड ब्लू ग्रीन एल्गी के पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है, फिलामेंटस होता है, ठीक है ना। नॉस्टोक भी आपका फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल है, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे सिंथेटिक लिख लेना, सिंथेटिक आएगा, क्लियर। अब ये डायग्राम आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने एक नॉस्टोक का डायग्राम बनाया। नॉस्टोक के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जनरली आप देखोगे नॉर्मल सेल थी, नॉर्मल सेल होती है जिसके अंदर क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन चल रहा होता है। लेकिन नॉस्टोक के अंदर कुछ ऐसी सेल होती है जो अपने आप को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है, अपने आसपास एक सिस्ट बना लेती है, ठीक है। तो सिस्ट मतलब दीवार बना लेती है, तो उसको अपन सिस्ट कहते हैं। एंड वो बाकियों से अदर दिखने लग जाती है, बाकियों से अदर यानी हेट्रो यानी डिफरेंट, ठीक है। तो हेट्रो यानी डिफरेंट और वॉल यानी सिस्ट, तो इनको अपन क्या कहते हैं, हेट्रोसिस्ट, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है हेट्रोसिस्ट। अब ये हेट्रोसिस्ट में क्या होता है, बाकी के सेल्स के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन चलता है, ठीक है। लेकिन जो ये आपके फिक्स है ना, ये हेट्रोसिस्ट, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन का ही फिक्सेशन होगा। यानी अब होगा ऐसा, ये हेट्रोसिस्ट वाली जो सेल्स हैं ये क्या करेंगी, ये नाइट्रोजन देंगी अपने आसपास वालों को, और बाकी जो आसपास वाली सेल है ना उनसे ही ऑक्सीजन को लेंगी, सॉरी ऑक्सीजन कह रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगी, क्लियर है ना। और इस पूरे नॉस्टोक के आसपास अगर आप गौर से देखोगे तो म्यूसिलेजिनस शीट पाई जाती है, जिसको अपन सेकंड नेम इसका बोल सकते हैं जिलेटिनियस शीट, ठीक है बच्चों। ये आपका एक नॉस्टोक का डायग्राम है जो कि एनसीईआरटी ने मेंशन करा है, इसलिए मैं यहाँ पे बना के लिए आया हूँ ताकि आपको याद रहे। देन अब बात कर लेते हैं कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक क्या होता है ना। यानी ऐसे बैक्टीरिया जो किस पे डिपेंडेंट है, केमिकल्स पे। ये वाले किस पे थे, लाइट पे डिपेंडेंट थे अपना खाना बनाने के लिए, लेकिन ये केमिकल पे डिपेंडेंट है अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है। क्या होता है, सम बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक नाइट्राइल्स, ठीक है, हाँ नाइट्राइल्स, नाइट्रस, अमोनिया इनटू ऑर्गेनिक फॉर एटीपी प्रोडक्शन। सिंपल सी बात इतनी सी है, ये कह रहा है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल पे डिपेंड करते हैं, किस लिए, वो क्या करते हैं कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है ना उसको कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक में। और इनऑर्गेनिक का एग्जांपल दे रखा है आपको, वो है जैसे कि आपका नाइट्राइल्स, नाइट्रस और अमोनिया, ठीक है। क्यों कन्वर्ट करते हैं, उससे इनको क्या मिल जाता है, एटीपी मिलता है। एटीपी इज अ एनर्जी करेंसी। अब एटीपी मिल गया, अब एटीपी से क्या करेंगे, ये एटीपी को ये यूज करेंगे रिसाइकलिंग के लिए। देखो यहां लिखा है एटीपी प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर, ठीक है ना। होता क्या है समझो, ये समझना आसान है। मान लो ये सॉइल है, ये कोई ट्री है, इससे है ना ये लीफ था, ये लीफ यहाँ पर आके गिर गया, ठीक है, ये लीफ गिर गया। अब लीफ का डिकम्पोजिशन होगा तो इसके अंदर जो मिनरल्स होंगे, मिनरल आयंस होंगे, वो यहाँ चले जाएंगे, ठीक है, सॉइल में चले जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास प्लांट की रूट्स है, ये रूट्स है, तो ये रूट्स को मतलब ये जो था ना मिनरल्स, ये वापस इस रूट के अंदर जाना है। तो इस रूट्स के अंदर जाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, एटीपी का यूज करते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, कीमोसिंथेटिक और आपका ऑटोट्रॉफिक। देन इसका सेकंड टाइप जो था हेट्रोट्रॉफिक। तो हेट्रोट्रॉफिक में आपको जनरली कुछ भी नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ याद रखना है कि मेजॉरिटी बैक्टीरिया जो होते हैं, मेजर बैक्टीरिया आर डिकम्पोजर, ठीक है, मोस्टली दे आर डिकम्पोजर, यानी ऐसे जो डेड सब्सटेंस या फिर आपका लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंड करते हैं ना, उनको मतलब खराब करते हैं। जैसे कि मिल्क की बात करूं, मिल्क को कर्ड में बदल दिया जाता है, कौन बदलता है, लैक्टोबैसिलस, जानते हो आप, ठीक है। तो ये भी डिकम्पोजिट हो रहा है एक टाइप का, ठीक है ना भाई, याद रखना। बात करते हैं बैक्टीरिया के अदर फैक्टर की, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद फिर अपना ये वाला पार्ट एंड हो जाएगा, फिर पढ़ेंगे प्रोटिस्टा। तो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लेते हैं। बैक्टीरिया सोज वेरियस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अलग अलग तरीके से बैक्टीरिया कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं दोगे, ठीक है, देखो यहाँ पे तीन लिखे पड़े, मेनली तो वो फिजन करते हैं, जनरली वो फिजन से ही अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन अगर मान लो कंडीशन अनफेवरेबल है, उनके अकॉर्डिंग नहीं है, उनकी सिचुएशन के हिसाब से, तो वो क्या करेंगे, वो शो करेंगे स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है,
वो क्या करेंगे याद रखना भाई, ये चीज है ना इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ, ये आपको पूछा जा सकता है कि अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो क्या कैसा रिप्रोडक्शन शो करेंगे बैक्टीरिया, और नॉर्मली वो कैसा करेंगे, और सम टाइम दे शो रिप्रोडक्शन बाय शेयरिंग प्रिमिटिव डीएनए, ये भी याद रखना। कई बार वो क्या करते हैं, वो अपना डीएनए जो पुराना डीएनए होता है ना पेरेंट के पास, उसको शेयर करके भी रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन वाले टाइप याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट बात है। देन बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की। आपसे पूछ लेंगे बताओ सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा। इसका सेकंड नेम पूछ लेते हैं, बोलते हैं कि पीपीएलओ को फुल फॉर्म बताओ, तो पीपीएलओ को फुल फॉर्म होती है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म एंड इट इज आल्सो नोन एज माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा में भी 3 मार्क्स का सवाल आता है कि माइकोप्लाज्मा के कुछ 3 कैरेक्टर बताओ, ठीक है, 3 फीचर बताओ। तो आपके सामने है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सबसे छोटा लिविंग सेल है, देन कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकता है, लैक ऑफ सेल वॉल, इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है ये भी याद रखना, सेल वॉल नहीं होती इसके, ठीक है बच्चों। देन पैथोजेनिक इन नेचर, यानी ये पैथोजेनिक होता है, बीमार कर सकता है एनिमल्स को भी एज वेल एज प्लांट्स को भी, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा किंगडम मोनेरा। अब बात करेंगे अपन प्रोटिस्टा के बारे में, जब तक इसे नोट कर लो। अब बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। देखिए किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ कॉमन पॉइंट है जो कि आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, वो यहाँ पर मैंने लिख दिया आपके लिए। ये सिंगल सेल्ड यूकैरियोट होता है भाई, ठीक है, यानी ऐसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होती है, ठीक है, यानी एक सेल से मिलकर बने होते हैं, है ना। एंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड, जो न्यूक्लियस होते हैं और जो ऑर्गेनल है वो दोनों के दोनों कैसे होते हैं, ऑर्गेनल मतलब मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है ना भाई। यानी इनके जो न्यूक्लियस है और जितने ऑर्गेनल होंगे ना, उन सब के पास एक आउटर मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा मिलने वाली है। उसके बाद अगर बात करें, दे कैन प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, यानी ये रिप्रोडक्शन के दोनों मोड यूज कर सकते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर ये एसेक्सुअली अगर रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये सेल का फ्यूजन करवाएंगे, है ना, ब्रेक डाउन, और अगर ये सेक्सुअली करते हैं तो जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। क्लियर है। अब जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा कि जो प्रोटिस्टा होते हैं उसके जनरली टाइप्स होते हैं, ठीक है। टाइप आपके सामने लिखा है, क्राइसोफाइट्स होता है, डायनोफ्लैजिलेट्स होता है, यूग्लिनोइड होता है, स्लाइम मोल्ड होता है और प्रोटोजोअन्स होते हैं। ये 5 टाइप आपके प्रोटिस्टा के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो बनता है वो बनता है इस वाले पोर्शन से, ठीक है, क्राइसोफाइट्स के ऊपर। क्राइसोफाइट्स का एग्जांपल याद रखना, पहला एग्जांपल डायटम्स, सेकेंड एग्जांपल आपका गोल्डन एलगी जिसका सेकेंड नेम है डेस्माइट्स, ठीक है भाई। इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल सवाल है कि डायटम्स क्या है, गोल्डन एलगी क्या है, ये याद रखना भाई। गोल्डन एलगी का सेकेंड नेम डेस्माइट्स है और डायटम को अपन गोल्डन ब्राउन एलगी भी कहते हैं। तो बस एनसीईआरटी में है नहीं तो इसकी जरूरत नहीं है। हैबिटेट याद रखना, जो क्राइसोफाइट्स का हैबिटेट है, कहाँ मिलते हैं, पहली बात ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी अपना खाना खुद बना सकते हैं, एंड ये आपको मिलेंगे फ्रेश वाटर के अंदर, साथ ही साथ मराइन वाटर के अंदर, ठीक है ना, साफ पानी में मिलने वाले हैं और समुद्र के पानी में मिलने वाले हैं। क्लियर। देन डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन, ये वाली लाइन है बेटा याद रखना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो डायटम्स होते हैं ना वो चीफ प्रोड्यूसर होता है, यानी ओशन के अंदर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं आपके डायटम्स। रीजन क्या है, बिकॉज दे आर प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट, ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब प्रोड्यूस हो भी जाते हैं और सबसे बड़ी बात इनकी जो सेल होती है ना वो इनडिस्ट्रक्टिबल होती है, यानी टूट भी नहीं सकती, यानी अगर ये मरते हैं तो ये जाके सरफेस पे, यानी आपका ओशन है उसके सरफेस पे जाके बैठ जाएंगे, एक्यूमुलेट होंगे, इकट्ठे होते रहेंगे, ठीक है। अब सेल टूट तो सकती नहीं तो डिकम्पोजिशन होगा नहीं, जिसकी वजह से ये एक लेयर बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं डायटमीशियस अर्थ। और इसी के ऊपर एक इंपॉर्टेंट सवाल जो है पूछा गया है कई बार आपके पेपरों में, 11th क्लास वालों को बोल रहा हूं, ठीक है, उनके लिए, कि व्हाई डायटम्स कॉल्ड डायटमीशियस अर्थ। अब डायटम को डायटमीशियस अर्थ क्यों कहते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, डायटम हैव वेरी रिजिड सेल वॉल, इनके पास जो सेल वॉल होती है वो वेरी रिजिड होती है, बहुत ज्यादा रिजिड होती है और इनडिस्ट्रक्टिबल होती है, ठीक है, टूटती नहीं है। ना टूटने का रीजन क्या है ना, देखो एक तो इनकी जो सेल होती है, सेल वॉल, ये होता है एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट, ये दोनों आपस में ऐसे फिट हो जाते हैं ना इस तरीके से, सोप बॉक्स होगा
आपके घर में सोप बॉक्स होगा, एक जिसके अंदर आप सोप रखते हो, उसके ऊपर ढक्कन। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है। इस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, आपका कहते हो फ्रस्टल, ठीक है, इसको फ्रस्टल कहते हैं। अब इसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ढक्कन वाला पार्ट, उसे कहते हैं एपिथीका, नीचे वाले पार्ट को कहते हैं अपन हाइपोथीका, है ना। अब इसके अंदर, इस सेल वॉल के अंदर सिलिका होता है, सिलिका एम्बेडेड होता है, मतलब धसा होता है, पूरे अंदर तक धसा होता है, जिसकी वजह से ना इनको तोड़ना या फिर नष्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। और यही मेन रीजन है कि वो अर्थ के सरफेस पे, मतलब ओशन के बॉटम में जाकर एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उससे अपन क्या कहते हैं, डायटमेशियस अर्थ। पहला सवाल तो यही था। दूसरा सवाल ये बन सकता है कि डायटम को अपन चीप प्रोड्यूसर भी क्यों कहते हैं, तो ये याद रखना, उसका आंसर ये रहा क्योंकि वो प्रोड्यूस होते हैं इन लार्ज अमाउंट। क्लियर है बच्चों, याद रखना। एंड इसके यूज याद रखना, डायटम के यूज या क्राइसोफाइट के यूज क्या है, तो इनका सॉइल मतलब ऑयल, सिरप, इन सब के ना प्योरिफिकेशन के लिए और मेकिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डायनोफ्लैजिलेट की। अपन ने क्या देख लिया, अभी अपना हो गया क्राइसोफाइट हो चुका है। अब बात करेंगे डायनोफ्लैजिलेट की। डायनो के अंदर आप नाम में देख ही रहे हो, डायनो मतलब डाई यानी दो, फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजेला, दो फ्लैजेला, यानी इनकी खासियत ये है कि इनके अंदर दो फ्लैजेला तो होंगे ही होंगे। उसके बाद हैबिटेट की बात कर लेते हैं, मोस्टली मराइन और फोटोसिंथेटिक, जैसे कि यहाँ बताया था मैंने, ये फ्रेश वाटर में मिलेंगे एज वेल एज मराइन में मिलेंगे। साथ ही साथ ये भी कैसे होते हैं, ये भी आपके फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, यानी ये भी अपना खाना लाइट के प्रेजेंस में बना सकते हैं। सिमिलरली ये भी खाना अपना लाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं, बट इसकी एक खासियत है, ये पानी में मिलेंगे, वो भी समुद्र के पानी में। और क्या है, दे हैव टू फ्लैजेला, बता चुका हूं, वन इज लॉन्गिट्यूडनल अनदर इज ट्रांसवर्सल। इसके पास जो है ना आपको देखने को मिलेगा दो फ्लैजेला, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक ट्रांसवर्सल होता है, ठीक है। डायग्राम देख लो यहाँ पर, ये बना रखा है, ठीक है, ये देख रहे हो, तो एक लॉन्गिट्यूडनल है फ्लैजेला जो बड़ा भी होता है, और एक होता है ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। एंड डायनोफ्लैजिलेट कैन बी येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, रेड। ये याद रखना कि डायनोफ्लैजिलेट कितने कलर के हो सकते हैं, तो आपके येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, आपका ब्लू हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, और रेड हो सकता है। इनमें आपको याद क्या रखना है, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है गोनियोलेक्स, ठीक है, गोनियोलेक्स याद रखना। गोनियोलेक्स पे कई बार सवाल ही पूछा गया है, ठीक है। इस वाले पार्ट से क्या पूछते हैं, रेड टाइड, ठीक है, व्हाट इज रेड टाइड एंड कॉज ऑफ रेड टाइड क्या होता है, ठीक है। तो देखो, इट इज द मेन कॉज ऑफ रेड टाइड। रेड टाइड क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो सी होती है ना, ओशियन का पानी जो है रेड हो जाता है, रेड अपीयर होने लगता है। उसका रीजन क्या है, गोनियोलेक्स होता है, ठीक है। गोनियोलेक्स क्या करता है, ये रिलीज करता है सम टॉक्सिन इनटू ओशन, ड्यू टू दिस एक्वेटिक लाइफ इज हार्म। अब कुछ ये ना टॉक्सिन निकालता है पानी के अंदर ही, जिसकी वजह से ना उस एरिया के नीचे रहने वाले एक्वेटिक जो होते हैं ना एनिमल, उनको सरवाइव करने में दिक्कत होने जाती है, ठीक है बच्चों। तो इस पार्ट से भी आपका सवाल आएगा, इसको आप याद करके जाना, ठीक है। ध्यान पढ़ते हैं अपन यूग्लिनोइड, ठीक है, थर्ड है यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड की बात करें तो इसका हैबिटेट देखना, ये कैसा है, मेजॉरिटी आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। याद करते हुए चलो, फ्रेश और मराइन बोथ, मराइन ओनली एंड फ्रेश ओनली, मेजॉरिटी फ्रेश, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, एक में दोनों है, एक में सिंगल है मराइन है और एक में सिंगल फ्रेश है, ठीक है ना, याद रखना। उसके बाद बात करते हैं, दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। इनके पास है ना प्रोटीन की रिच लेयर पाई जाती है, जिसको कहता है पेलिकल, ठीक है। अब ये पेलिकल क्या करता है, पेलिकल है ना फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है इनको, इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है। और इनके अंदर भी आपको दो फ्लैजेला मिलते हैं, लेकिन इनकी खासियत देखो, इनकी जो खासियत है, एक है ना आपको लॉन्ग मिलेगा, एक फ्लैजेला लॉन्ग होगा और एक फ्लैजेला छोटा सा होगा, ठीक है। इफ सनलाइट इज प्रेजेंट देन इट कैन बी फोटोसिंथेटिक, अदरवाइज दे आर एक्ट लाइक हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है भाई। अगर सनलाइट आप देते हो, मतलब सनलाइट मिल रही है ओशन के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर, देन ये क्या करेगा, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म की तरह अपना काम करेगा, अदरवाइज ये कैसे काम करेगा, अदरवाइज ये दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है खाने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल यूग्लिना, ठीक है, पढ़ते आ रहे हो यूग्लिना तो पहले से ही। देन बात करते हैं स्लाइम मोल्ड की। स्लाइम मोल्ड कहते हैं वो ज्यादा बड़ा नहीं है, एनसीईआरटी में भी ना समझाया गया है पैराग्राफ के थ्रू, बट मैं आपको काम की बात बताता हूँ। स्लाइम मोल्ड क्या है, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, यानी ये डेड मटेरियल पे डिपेंडेंट है, मतलब एक टाइप का क्या, डिकम्पोजर टाइप। सेकंड, स्पोर पोसेस ट्रू वॉल्स, इनकी जो स्पोर्स होती है ना उनके अंदर ट्रू वॉल बनती है, क्लियर। एंड अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये फॉर्म कर लेते हैं
फ्रूटिंग बॉडीज। ठीक है, अब ये फ्रूटिंग बॉडी क्या है भाई? ये फ्रूटिंग बॉडी कुछ नहीं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर है ना कुछ बॉडी पार्ट होते हैं जो बना लिए जाते हैं, और इनके अंदर है ना क्या करते हैं, स्लाइम मोल्ड बहुत बड़े बड़े प्लाज्मोडियम क्रिएट करते हैं। जंगलों में कभी जाओगे तो जंगलों के अंदर देखने को मिलता है, बहुत लार्ज अमाउंट में ये आपको देखने को मिलते हैं। 20 फीट तक होते हैं ये, एनसीईआरटी में एक जगह पे लिखा पड़ा है, देख लेना इस वाले पैराग्राफ में। ठीक, बात करते हैं प्रोटोजोन्स की। तो प्रोटोजोन्स कैसे हैं? ऑल आर हेट्रोटॉपिक, सारे के सारे हेट्रोटॉपिक होते हैं, एंड लिव्ड एज प्रीडेटर और पैरासाइट। और जो आपके ये प्रोटोजोन है, या तो ये प्रीडेटर की तरह काम करेंगे या फिर ये पैरासाइट की तरह अपना लाइफ स्पेंड करते हैं। ठीक है, इट इज प्रीमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। ये जो है ना एनिमल्स के प्रीमिटिव पुराने रिश्तेदारों में से काउंट किया जाता है आपके किसको? प्रोटोजोन्स को। प्रोटोजोन्स के 4 टाइप होते हैं। एक होता है आपका एमीबॉइड प्रोटोजोन, दूसरा होता है सिलिएटेड प्रोटोजोन, तीसरा होता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, और चौथा होता है स्पोरोजोन। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं जो एमीबॉइड में। एमीबॉइड में आपको याद रखना है एग्जांपल, अमीबा जो होता है प्रेडेटर की तरह एक्ट करता है, लेकिन वहीं अगर बात करूं एंटामीबा की तो ये आपका पैरासाइट होता है। ठीक है, क्लियर? वही बात कर लेते हैं सिलिएटेड की। तो सिलिएटेड के अंदर मतलब क्या है, इसका आपको याद रखना पैरामीशियम। सिलिएटेड है ना कहीं सीलिया पाई जाएगा, तो इसका एग्जांपल आ रहा था पैरामीशियम। वही बात करते हैं फ्लैजिलेटेड की। फ्लैजिलेटेड के अंदर भी फ्लैजिला होगा, सिलिएटेड के अंदर सीलिया होगा, फ्लैजिलेटेड में फ्लैजिला होगा। एग्जांपल है, अच्छा इसके अंदर एक लाइन लिखी पड़ी एनसीईआरटी ने कि जो फ्लैजिलेटेड होते हैं ना प्रोटोजोन, वो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं। ठीक है, उनकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस होती है, और वो किसकी वजह से होता है? स्लीपिंग सिकनेस वाली बीमारी जो है वो कॉज करने वाले कौन से प्रोटोजोन है? तो एग्जांपल है ट्राइपैनोसोमा। ठीक है, 1 मार्क्स का एमसीक्यू कभी भी देखने को मिल सकता है, तो इसको भूलना मत। तो ट्राइपैनोसोमा जो है वो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करने वाला क्या है? आपका प्रोटोजोआ है। देन बात कर लेते हैं स्पोरोजोन। तो स्पोरोजोन्स भी कॉज करता है प्लाज्मोडियम, और ये प्लाज्मोडियम स्लाइम मोड वाला प्लाज्मोडियम नहीं है, ये प्लाज्मोडियम आपका वो वाला है मलेरियल पैरासाइट वाला, जिसकी वजह से आपको या किसी को भी मलेरिया होता है। ठीक है, तो ये पूरा था हमारा प्रोटिस्टा। इनफ है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है भी नहीं, आपके सिलेबस के लिए बोल रहा हूँ और नीट के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं अपन बचा हुआ टॉपिक जो कि है, वैसे देखो इसके बाद अपना फंजाई है ना, फंजाई देखेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है प्लांटी और एनिमेलिया। तो प्लांटी एनिमेलिया के ऊपर तो सेपरेट चैप्टर है, तो वो नहीं देखेंगे, फिर सीधे देखेंगे वायरस के बारे में। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं किंगडम फंजाई के बारे में। किंगडम फंजाई पहले कुछ बेसिक से फीचर आपको बता देता हूं क्या है। दे प्रेफर टू ग्रो इन मॉइस्ट एंड ह्यूमिड प्लेस। याद रखना जो फंजाई होते हैं ज्यादातर ये ह्यूमिड और मॉइस्ट एरिया में ही पाए जाते हैं, मतलब वही ग्रो करते हैं। ठीक है, सेकंड दे आर फिलामेंटस। ये फिलामेंटस होते हैं भाई, ये कुछ बेसिक पॉइंट है, याद करके रखना अपना। ठीक है ना, याद होना चाहिए। बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। इनकी जो बॉडी होती है ना, इनकी बॉडी एक लॉन्ग सिलेंडर और स्ट्रक्चर लाइक जैसे होती है, मतलब सिलेंडर की जैसे स्ट्रक्चर होती है। बनाने के अगर मैं बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसा होता है इनका, कि ऐसा मान लो ये है फिलामेंटस होता है पहली बात, और लॉन्ग है सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसको अपन हाइफी कहते हैं। ये देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, बीच बीच में क्या कर दो, सेपरेशन कर दो, ये कहलाता है आपका हाइफी। अब हाइफी में देखो, हाइफी में क्या होता है, नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। अगर मैं इसी हाइफी के और नेटवर्क बना दूं, मान लो मैं इसको ऐसे इधर जोड़ दूं, एक इधर लिया है, एक इस तरफ खोल दिया हमने हाइफी का, और एक इस तरफ लेके चले गए, ये क्या है बेटे, ये कहला रहा है आपका माइसीलियम। ठीक है, ये कहलाता है माइसीलियम, याद रखना। बहुत सारे हाइफी हो गए ना, नेटवर्क ऑफ हाइफी हो गया। वही अगर बात करें इफ फिल्ड विद, यानी हाइफी, इफ हाइफी फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म कंटिन्यूअसली नोन एज सिनोसिटिक हाइफी। ठीक है, अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड है, अगर जो आपका हाइफी है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है ना साइटोप्लाज्म के अंदर, तो वो क्या कहलाता है आपका सिनोसिटिक हाइफी कहलाता है। क्लियर बच्चों? देन बात करते हैं जो सेल वॉल है वो बनी होती है किससे, काइटिन से एंड पॉलीसेकेराइड से। ये याद रखना, जो आपके फंजाई है ना, फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, देन पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, और उसमें भी याद रखना काइटिन को ज्यादा याद रखना। जो फंजाई है, फंजाई का अपन क्लासिफिकेशन कैसे पढ़ने वाले थे, वो सबसे पहले देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे एंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के ऊपर। हमें ये चीजें मेन देखनी होती है फंजाई के अंदर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं। जो फंजाई होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टीसेलुलर, और यूनिसेलुलर भी एक ही होता है जो कि आपका ईस्ट। इसका साइंटिफिक नेम याद रखना सैक्रोमाइसिस होता है। ठीक है,
वही बात करें मल्टी सेलुलर की, तो पक्सीनिया हो गया, ठीक है, रस्टिंग वाले होते हैं आपके पास, आपका पेनिसिलियम हो गया, आपका म्यूकर हो गया, एल्ब्यूगो हो गया, राइजोपस हो गया, सारे आपके अदर मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर में सिर्फ ईस्ट याद रखना। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बेसिस पे अगर बात करें फंजाई की, तो 3 टाइप से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वेजिटेटिव कर सकते हैं, एसेक्सुअल कर सकते हैं, सेक्सुअल कर सकते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव में हमको तीनों याद रखना है, फ्रेगमेंटेशन दिखा सकते हैं, बडिंग कर सकते हैं और फ्यूजन कर सकते हैं। एसेक्सुअल में बाय स्पोर, जो भी ये करते हैं ना बाय स्पोर फॉर्मेशन, ये आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, जैसे कि कोनिडिया फॉर्मेशन हो गया, जू स्पोर एंजियोस्पोर हो गया एंड जूस्पोर हो गया। क्लियर है? तो जनरल सी बात है, अगर आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाना है तो उसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होगी। वहीं अगर सेक्सुअल की बात करें तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, ओ स्पोर देखने को मिल सकता है, एस्को स्पोर देखने को मिल सकता है, बेसिडियो स्पोर देखने को मिल सकता है। ठीक है भाई, इन बेसिस पे अपन को फंजाई पढ़नी होती है और क्लासिफिकेशन करनी होती है। ठीक है, अब जो टाइप्स ऑफ फंजाई की बात करूं तो फंजाई के टोटल 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये 4 टाइप आपको फंजाई के पढ़ने हैं, जिसमें से सबसे पहला पढ़ते हैं अपन फाइकोमाइसिटीज, जिसको अपन एल्गल फंजाई भी कहते हैं। ठीक है, इसका हैबिटेट याद रखना। मेन चीज याद बताता हूँ आपको, पढ़ना क्या क्या है। न्यूट्रिशन देख लेना, फंजाई के आपको क्या देखना है, ये हैबिटेट देख लेना, माइसिलियम देख लेना एंड देन उनका एग्जांपल याद कर लेना। ठीक है, इनफ है ये। हैबिटेट जो फाइकोमाइसिटीज है वो एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, पानी में मिलेंगे, डिकेइंग वुड में मिल सकते हैं, मतलब जो वुड होती है लकड़ वो खराब हो रही होती है उसके अंदर मिल सकते हैं, मॉइस्ट एंड डंप प्लेसेस में, ठीक है, जहाँ पे हल्का पानी हो, शेडी एरिया है वहां पे आपको मिलेंगे। और लास्ट पैरासिटिक ऑन सम प्लांट, कुछ पौधों के ऊपर ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, माइसीलियम की अगर बात करूं तो एसेप्टेड होता है और सिनोसिटिक होता है। सिनोसिटिक मैंने यही बता दिया था, देखो कहाँ गया, सिनोसिटिक, सिनोसिटिक ये रहा। ठीक है, सिनोसिटिक बता दिया था। एसेप्टेड क्या होता है, एसेप्टेड मतलब कि ब्रांच नहीं होगा, ए मतलब एब्सेंट और सेप्टेड मतलब ब्रांच। ठीक है, तो इसके अंदर बस ये एक लौता ऐसा एग्जांपल जिसके अंदर आपको एसेप्टेड और सिनोसिटिक मिलता है, बाकी सब में सिमिलर आप देखने को मिलेगा, सेप्टेड ब्रांच, सेप्टेड ब्रांच, ये देखने को मिलेगा, ये तो याद कर लेना आप। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर ये करता है फाइकोमाइसिटीज तो कैसे करेगा, जूस्पोर बनाएगा, और जूस्पोर कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। ठीक है बच्चों, और अगर बात करो सेकंड तो ये एप्लेनोस्पोर बनाता है और एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। ये याद रख लेना और ये याद रखना कि एसेक्सुअल में कैसे करता है। वहीं अगर बात करें सेक्सुअल की तो सेक्सुअल में जाइगोस्पोर बनाता है। ठीक है, जाइगोस्पोर फॉर्मेशन बाय 2 गैमेट फ्यूजन। क्या होता है कि 2 गैमेट आते हैं, 2 गैमेट आपस में आके जब फ्यूज कर जाते हैं और आपको एक जाइगोस्पोर देखने को मिलता है। ठीक है, इसका एग्जांपल कैसे याद रख सकते हो, मार, मार से आप इसका एग्जांपल याद रख सकते हो, मार MAR, M से म्यूकर, A से एल्ब्यूगो, R से राइजोपस। ठीक है, सामने आपके एग्जांपल है। वही बात कर लेते हैं एस्कोमाइसिटीज की, तो एस्कोमाइसिटीज में आप क्या याद रखोगे, ये है ना आपके एस्कोमाइसिटीज, ये थैले जैसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो सैक फंजाई कहा जाता है इनको। क्लियर, सैक फंजाई इसका कॉमन नेम है। और इसके एग्जांपल आपके सामने सबसे ऊपर लिखे पड़े, देखो पहला मोरल एंड ट्रफल। पेपर में ना बच्चों ये याद रखना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एडिबल फंजाई बताओ, या फिर जेनेटिक में यूज होने वाले फंजाई का नाम बताओ, या फिर LSD में यूज होने वाले फंजाई का नाम बताओ। इससे रिलेटेड है ना ज्यादातर आपसे सवाल पूछे जाते हैं एमसीक्यू में। तो देखो एडिबल फंजाई कौन से होते हैं, मोरल्स एंड ट्रफल, मोरल एंड ट्रफल्स। कोई बात करूं कि जो न्यूरोस्पोरा होता है, न्यूरोस्पोरा एक लौता ऐसा फंजाई है जिसको यूज करते हैं जेनेटिक वर्क के अंदर। ठीक है, कोई बात करें एस्परजिलस की, तो एस्परजिलस सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एंड क्लेविसेप, क्लेविसेप क्या करता है, क्लेविसेप LSD बनाने का काम करता है। ठीक है, LSD आपको पता है ड्रग होता है। ठीक है, लिसर्जिक सिंथेटिक ड्रग। देन वही बात करें ईस्ट की, तो ईस्ट के बारे में पहले बता दिया, साइंटिफिक नेम होता है सैक्रोमाइसिस। वही बात करते हैं आपका पेनिसिलियम की, तो पेनिसिलियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है कहां से, पेनिसिलिन से। और फर्स्ट एंटीबायोटिक भी आपकी क्या थी, पेनिसिलियम है। ठीक है, याद रखना। और जो पेनिसिलियम है ये ढूंढने वाला कोई और नहीं, हमारे एलेक्स जेफरी, ये साइंटिस्ट का नाम है, ये याद रख लेना। ठीक है, न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन कैसा होता है, देखो ये वाले जो फंजाई होते हैं ना एस्कोमाइसिटीज, ये सेप्रोफिटिक होते हैं। ठीक है, एंड पैरासिटिक होते हैं, यानी डिकम्पोजर या तो पैरासिटिक, इनमें से दोनों में से कोई से भी एक हो सकते हैं। माइसिलियम की बात करें तो सेप्टेड और ब्रांच, मैंने कहा इसके बाद जितने भी आने वाले हो सेप्टेड और ब्रांच ही आएगा। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ए सेक्सुअली तो कॉनिडिया फॉर्मेशन करते हैं और सेक्सुअली ये एस्कोस्पोर बनाते हैं। ठीक है, तो देखो ये आपके पास कॉनिडिया का पूरा स्ट्रक्चर है, कॉनिडिया स्पोर है पूरा। इसके अंदर आप देखोगे ये स्टेरिक मेटा, ये जो फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है ना ऐसा कुछ,
ऐसा आप देख रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, स्टेरिगमेटा कहते हैं। इसके ऊपर जो ये बन रहा है ना, इसको कहते हैं कॉनिडियोस्पोर, और ये जो है ये आपके कॉनिडिया, इसके अंदर कॉनिडिया ही है। ठीक है बच्चों, ये कॉनिडिया है। और जो कॉनिडिया होते हैं ना, ये एक्सोजीनियसली ग्रो करते हैं। इनकी ग्रोथ कैसे दिखती है, आपको बॉडी के ऊपर देखने को मिलती है, बॉडी के अंदर नहीं होती है। ठीक है, तो ये था आपका एस्कोमाइसीडीज। अब बच जाता है हमारा बेसिडियो और ड्यूटेरो, उसके बाद अपना फंजाई भी खत्म। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। तो चलिए बच्चों, अब बात कर लेते हैं आपने बेसिडियोमाइसीडीज के बारे में। ठीक है, अब जनरल सी बात है, जो बेसिडियोमाइसीडीज होते हैं वो आपके पफ बॉल कहलाते हैं या ब्रैकेट फंजाई इनका कॉमन नेम होता है। ठीक है, हैबिटेट की बात करते हैं तो इनका हैबिटेट कैसा है, सॉइल में मिल सकते हैं, लॉग्स में या ट्री के स्टम्प में पाए जाएंगे। माइसीलियम की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप फाइकोमाइसीडीज को छोड़ दो तो बाकी सारे के सारे आपके सेप्टेट और ब्रांच ही माइसीलियम रखते हैं, है ना। देन रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सेक्सुअल एसेक्सुअल स्पोर इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, है ना। एंड वेजिटेटिव अगर ये रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो फ्रेगमेंटेशन करते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन करते हैं। सेक्स ऑर्गन इनमें एब्सेंट होता है, बट प्लाज्मोगैमी इसमें पाया जाता है। प्लाज्मोगैमी क्या होता है अभी बताऊंगा, जब अपन सेक्सुअल साइकिल देखेंगे ना, सेक्सुअल लाइफ देखेंगे बन जाएगी तो बताऊंगा प्लाज्मोगैमी क्या होता है, कैरियोगैमी क्या होता है, एंड डाइकैरियन स्टेज क्या होता है। ठीक है, एट द एंड जो आपके बेसिडियोमाइसीडीज होते हैं वो 4 बेसिडियोस्पोर बनाते हैं जो एक्सोजीनियस होते हैं। एक्सोजीनियस का मतलब होता है, तो एक तो होता है एंडोजीनियस, एक होता है एक्सोजीनियस। एक्सोजीनियस का मतलब इतना है कि बॉडी के बाहर कोई स्पोर बन रहा है तो वो एक्सोजीनियस है, और अगर बॉडी के इनसाइड बन रहा है तो वो एंडोजीनियस है। ठीक है, कैसे बनाते हैं, 4 स्पोर बनाते हैं बेसिडियोस्पोर जो कि सारे के सारे एक्सोजीनियस होते हैं। एग्जाम्पल कैसे याद कर सकते हो, एग्जाम्पल याद कर सकते हो आप पुआ के हिसाब से। ठीक है, PUA पुआ यानी P फॉर पक्सीनिया, U फॉर यूस्टिलेगो एंड A फॉर अगेरिकस। ठीक है, जो पक्सीनिया है ये रस्ट है। ठीक है, एंड जो यूस्टिलेगो ये स्मट है। रस्ट एंड स्मट आपने बीमारी भी सुनी होगी प्लांट्स के अंदर। एंड अगेरिकस की बात करो तो ये मशरूम होते हैं। ओके, ये सारे कुछ बेसिक फीचर हैं जो आपके बेसिडियोमाइसीडीज के होते हैं। देन बात कर लेते हैं आपके ड्यूटेरोमाइसीडीज की, जिसको बहुत ही ज्यादा इम्परफेक्ट फंजाई भी कहा जाता है। इसमें सवाल बनता है व्हाई ड्यूटेरोमाइसीडीज इज आल्सो नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। तो उसका रीजन यही है कि इसके अंदर कोई भी फंजाई मिलता है ना, अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो उसको उठाकर डाल देते हैं अपन दूसरे क्लास के अंदर, और अगर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उसको उठाकर अपन बाकी के अदर ग्रुप में डाल देते हैं, जो कि अपन ने पढ़ लिया ऑलरेडी। ठीक है, देखो इसकी माइसीलियम की बात करूं तो सेप्टेट एंड ब्रांच इजी है। रिप्रोडक्शन की बात करूं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर एब्सेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता है। एसेक्सुअली अगर ये करते हैं तो कोनिडिया की तरह कोनिडिया बनाते हैं ये। देन वेजिटेटिव ये परफॉर्म करते हैं। अब मैंने बताया था ना इसको इम्परफेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई सा भी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा तो उसको उठाकर अदर फंजाई के ग्रुप में डाल दिया जाता है ना। तो इसके न्यूट्रिशन की बात करते हैं, ये सैप्रोफिटिक होता है, पैरासिटिक होता है, मेजरली आर डिकम्पोजर, यानी मेजॉरिटी जो आपके ड्यूटेरोमाइसीडीज हैं वो सारे के सारे डिकम्पोजर होते हैं, है ना। एग्जाम्पल क्या है, कैट से याद रख सकते हो, इजी है। उधर याद रखना पुआ से, इधर याद रखना कैट से। कैट की फुल फॉर्म में C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोलेक्टो ट्राइकम, A से अल्टरनेरिया और T से ट्राइकोडर्मा। ये 3 एग्जाम्पल याद रखना किसके हैं, ड्यूटेरोमाइसीडीज के। वही अगर बात करें सेक्सुअल साइकिल की, यानी सेक्सुअल साइकिल की अगर कभी बात करें ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, समझ लेना कि लाइफ साइकिल की बात कर रहा है कहीं भी जनरली फंजाई के अंदर, एल्गी के अंदर, इन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस लाइफ साइकिल। ठीक है, सबसे पहला वर्ड आता है इसके अंदर प्लाज्मोगैमी। जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल आप पढ़ोगे वहां पे प्लाज्मोगैमी देखोगे, कैरियोगैमी देखोगे और डाइकैरियन के स्टेज देखोगे। प्लाज्मोगैमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट, यानी 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट के बीच के जो प्लाज्मा आते हैं ना, प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म सुना होगा, प्लाज्मा सुना होगा, वो आपस में फ्यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं प्लाज्मोगैमी। उसके बाद क्या होता है, डाइकैरियोटिक स्टेज आती है। डाई का मतलब होता है 2, कैरियोटिक, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो 2 न्यूक्लियस। ये क्या होता है, देखो जनरल है ना, जनरली आप देखोगे जो डाइकैरियोटिक स्टेज सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों में मिलती है आपको, एक एस्कोमाइसीडीज के अंदर देखने को मिलती है और एक बेसिडियोमाइसीडीज में मिलती है। याद रखना, पूछा जाएगा कि डाइकैरियोन स्टेज किन फंजाई में देखने को मिलती है, तो वो एस्को एंड बेसिडियो है। ठीक है ना, बाकी के अंदर ये स्टेज नहीं होती, मतलब डायरेक्टली जब फ्यूजन होता है ना तो डाइकैरियोन स्टेज नहीं बनती है, वो
एन प्लस एन मिलकर तुरंत जाइगोट फॉर्म कर लेते हैं। बट यहाँ पर कुछ देर के लिए दोनों सेल जो आपके दोनों क्या थे, दोनों गैमेट थे, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं और मोटाइल, उन दोनों में से जो आपके हाइफी आए थे ना, उनके अंदर के न्यूक्लियस थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बना के रखते हैं एन प्लस एन, जिसको अपन डाइकैरियन कहते हैं, और इसी स्टेज को अपन क्या कहते हैं, डाइकैरियोफेज कहते हैं। क्लियर? देन उसके बाद क्या होता है, कैरियोगेमी होती है। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, गैमी मतलब फ्यूजन। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस क्या होगा, इस स्टेज में दोनों के दोनों न्यूक्लियस क्या कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक डायग्राम है हैप्लॉइड हाइफी का। ठीक है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, ये जो है ये न्यूक्लियस है। क्लियर? क्या होगा, ये अलग हाइफी है, ये अलग हाइफी है, ये दोनों आकर मिलेंगे, ये दोनों आकर जुड़ रहे हैं, तो पहले क्या होगा, इनका जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये वाली, ये दोनों आपस में पहले मिलेंगे, देखो यहाँ पे मिल रहे हैं। देन आपका यहाँ पर आपका डाइकैरियन स्टेज बनेगा, यानी एन प्लस एन स्टेज बन गई। एंड एट द एंड इस ये वाला स्टेप आपका क्या है, यहाँ पर आपका प्लाज्मा गैमी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिले हैं, और उसी के जस्ट बाद आपका डाइकैरियन स्टेज आ रही है, ये वाली जो आप देख रहे हो, डाइकैरियन फेज बोलो, डाइकैरियोटिक स्टेज बोलो। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, ये न्यूक्लियस आपस में जाके क्या कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, जिसको अपन कैरियोगेमी कहते हैं। यहाँ लिखा है देखो, यहाँ पे क्या हुआ, दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए और एक जाइगोट की फॉर्मेशन हुई। और आप जानते हो कि जाइगोट कैसा होता है, 2n होता है, n प्लस n मिलाओगे देन 2n बन जाएगा। और एट दी एंड जब एक बार जाइगोट बन गया तो जाइगोट के अंदर होगा क्या, मियोसिस होगी। ठीक है, और वो वापस से हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये चीज यहाँ से दोबारा इसके अंदर डिवीजन होगा, सेल डिवीजन, और यहाँ से आपको हैप्लॉइड सेल देखने को मिलेंगे, यानी अगेन इन्हीं चीजों की फॉर्मेशन होगी, और ये साइकिल चलती रहती है। इसी को कहते हैं सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई। क्लियर? होप सो कि आपको फंजाई समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे वायरस के बारे में, क्योंकि आपका प्लांटी और एनिमिलिया के ऊपर तो प्रॉपर चैप्टर है जिसको अपन कवर करेंगे ही, तो सीधा आप जंप करेंगे अपन वायरस, वायरॉइड एंड प्रायॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो। तो चलिए बच्चों फटाफट से बात कर लेते हैं वायरस, वायरॉइड, प्रायॉन्स एंड लाइकेन की, और चैप्टर को एंड करते हैं। देखिए वायरस क्या है, वायरस के बारे में आपके सामने सब कुछ लिखा पड़ा है। जनरल से बात बता देता हूँ, वायरस, आप लोग वायरस से पहले भी मिल चुके हो, आपको कभी फ्लू हुआ होगा, कोल्ड हुआ होगा, है ना, तो ये सारी जो बीमारियां हैं ये सारी की सारी वायरस की ही देन है। क्लियर? तो वायरस एक क्या है, वैसे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहता है, वायरस है क्या, लिविंग है, नॉन लिविंग है? तो सिंपल सी बात, अपन लोग जानते हैं लिविंग वो होता है जो कि एक सेल या कंपोनेंट ऑफ सेल से मिलकर बना हो, और एनसीईआरटी कहती है कि वायरस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कहीं ना कहीं एनसीईआरटी खुद बोलती है कि ये नॉन लिविंग है। जब ये नॉन लिविंग है तो सिंपल सी बात है, अगर इसके पास सेल नहीं है तो इसके पास कोई क्या नहीं होगा, इसके पास कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होगा खुद का, है ना। और यही रीजन है कि इसके पास खुद का जब तक मेटाबॉलिज्म नहीं आता तब तक ये एज अ नॉन लिविंग एक्ट करता है। और आपने सुना भी होगा जो आपका वायरस है वो जब तक बॉडी के बाहर है तब तक नॉन लिविंग है, और जैसे ही किसी होस्ट के अंदर वो एंटर करता है तो उसकी सेल्स के ऊपर अटैक करके ये उसके न्यूट्रिशन को, ये उसके मेटाबॉलिज्म को अपने अंडर कंट्रोल करता है ना, और उसकी मशीनरी को अपने अकॉर्डिंग चलाता है। क्लियर है? यही सारा आपका यहाँ तक लिखा पड़ा है, देखो, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, नो मेटाबॉलिज्म, अटैक ऑन होस्ट मशीनरी। ठीक है, और इस वजह से वो फिर एक्टिव हो जाता है, यानी फिर लिविंग हो जाता है। तो क्लियर है? तो इसी वजह से वायरस को ना तो हम लिविंग बोल सकते हैं ना ही हम इसे नॉन लिविंग बोल सकते हैं, ये बीच में है, मॉडरेट। ठीक है, बाहर है तो पत्थर और अंदर गया तो आपका लिविंग। अब वायरस का मतलब क्या होता है, वायरस का मतलब कहा जाता है कि ये वेनम है या पॉइजनस फ्लूइड है। मतलब वायरस की मीनिंग अगर देखी जाए तो इसे कहा जाता है कि या तो ये एक जहर है या फिर ये एक टाइप का वेनम ही है। क्लियर? वायरस टर्म फर्स्ट टाइम दिया गया था डीजे इवानोवस्की के द्वारा। ठीक है, ये साइंटिस्ट है। कब दिया था इन्होंने? 1892 के अंदर। और इन्होंने कहाँ देखा था वायरस को फर्स्ट टाइम? इन्होंने ना टोबैको मोज़ेक डिजीज में देखा था। इन्होंने देखा कि कोई टोबैको का प्लांट है, उसके अंदर मोज़ेक बीमारी देखने को मिल रही है और ये किसी एजेंट की वजह से हो रही है, और तभी जाके उन्होंने कहा उस एजेंट को कि ये वायरस है। ठीक है, एट द एंड दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये इंपॉर्टेंट है, जो वायरस होते हैं वो छोटे होते हैं, स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। यानी जब भी हम वायरस को बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में डालते हैं तो ये उससे पास हो जाते हैं, और यहीं से पता चलता है कि वायरस जो है
बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। देन बात करते हैं एमडब्ल्यू विजर्निक की। तो एमडब्ल्यू विजर्निक ने 1898 में बताया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम, ठीक है। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम यानी एक टाइप का लिविंग इन्फेक्टिशियस फ्लूइड होता है जो कि एक हेल्दी प्लांट को डिजीज कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है, और वो भी कैसा हो जाएगा, फिर खराब हो जाएगा। एट द एंड फिर आया आपका WM स्टेनली इन 1935 और इन्होंने कहा वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन। इन्होंने कहा जो वायरस है वो क्रिस्टलाइज है ना, एक क्रिस्टल है जो कि ऐसे ही पड़ा होता है और जिसके अंदर बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोटीन देखने को मिलता है। ये कहा था स्टेनली ने। इन तीनों साइंटिस्टों के नाम याद रखना, एक तो आपका बेजर्निक, एक स्टेनली, एक DJ इवानोवस्की, ठीक है। उसके बाद वायरस जो है, वायरस के पास या तो आपका RNA होगा या DNA होगा। याद रखना वायरस के पास कभी भी RNA और DNA दोनों एक साथ नहीं मिलता, क्लियर। इनफेक्ट प्लांट, अगर मान लो वायरस ने प्लांट को इन्फेक्ट करा तो उस वायरस के पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। याद रखना ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, और ऐसे वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास या तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होगा या डबल स्टैंडर्ड RNA होगा या फिर डबल स्टैंडर्ड DNA हो सकता है। क्लियर है बच्चों? ये देखो आपके सामने लिखा है सिंगल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड RNA या डबल स्टैंडर्ड DNA, ये हो सकता है। अब ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर खतरा है, वो है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया और फेज मतलब उनको खाने वाले ईटर, यानी जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं वो है आपके बैक्टीरियोफेज। और इनके अंदर जो आपको जेनेटिक मटेरियल मिलता है वो होता है डबल स्टैंडर्ड DNA। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ऐसा पूछा जाएगा कि वो कौन सा वायरस है जिसके अंदर डबल स्टैंडर्ड DNA मिलता है, एनसीईआरटी मेंशन करती है। देन बात कर लेते हैं जो आपके जेनेटिक मटेरियल है, DNA हो गया, RNA हो गया, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड, इसकी बात अलग है। इसको प्रोटेक्शन के लिए तो कुछ ना कुछ होगा ना वायरस के अंदर, तो वो होता है आपका प्रोटीन कोट, ठीक है। प्रोटीन की कोट पाई जाती है जो प्रोटेक्ट करती है जेनेटिक मटेरियल को, और उस प्रोटीन कोट को हम कैप्सिड कहते हैं, ठीक है, और उसके सब यूनिट को हम कहते हैं कैप्सोमियर, ठीक है। अब इसी हिसाब से अब बात कर ली कि भाई ओरिजिन क्या है वायरस का, वायरस के अंदर क्या क्या पाया जाता है, वायरस क्या कर सकता है वो देखो। वायरस बहुत सारे डिसीज कर सकता है। एनिमल की बात करें तो मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स, ये सारी बीमारियां एनिमल्स के अंदर एक वायरस के थ्रू हो सकती है, और ये तो कम है, यहाँ पे आप एंड में लिख लेना एटसेट्रा, इससे भी ज्यादा होती है, ठीक है। प्लांट के अंदर मोज़ेक फॉर्मेशन हो सकती है, लीफ की रोलिंग हो सकती है, कर्लिंग हो सकती है, येलोइंग हो सकती है, ठीक है, वेन्स पैटर्न चेंज हो सकता है। ये सारी डिजीज कहाँ होती है? प्लांट के अंदर, और ये होती है एनिमल्स के अंदर। क्लियर? तो यहाँ पे वायरस खत्म, वायरस के काम खत्म, वायरस के अंदर जो भी थी कहानियां जिस साइंटिस्ट ने कहा वो खत्म। अब बात करते हैं वायरॉइड की। अब वायरॉइड भी क्या है? एक टाइप का एजेंट है। ढूंढने वाले साइंटिस्ट थियोडाइनर इन 1971, इन्होंने बोला कि एक और एजेंट है जो स्मॉलर है, किससे? वायरस से भी छोटा है, ओके, और उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आरएनए से, जो उसका आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या है? कम है, ठीक है। ये छोटा बोलने का मतलब क्या है? इसका साइज छोटा है, वेट में भी ये छोटा है, किससे? वायरस से, क्योंकि इसका आरएनए जो है ना उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है। क्लियर? एंड इसके अंदर फ्री आरएनए पाया जाता है और प्रोटीन की कोट नहीं होती इनके अंदर। याद रखना जो आपके वायरॉइड होते हैं ये कॉज करते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है। यानी जो आपके पोटैटो होते हैं, आलू होते हैं, आलू के शेप को चेंज कर देते हैं, ठीक है। उनके अंदर मतलब जो गोल शेप होती है ना, थोड़ी सी राउंड शेप की, उसको ये थिन कर देते हैं और माल फॉर्मेशन कर देते हैं इनकी। क्लियर है? तो ये याद रख लेना कि जो आपके वायरॉइड है वो कौन सी बीमारियां करते हैं, तो पोटैटो के अंदर ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज करते हैं। क्लियर? देन बात कर लेते हैं आपके प्रायोन्स की। प्रायोन्स याद रखना, प्रायोन्स के अंदर एबनॉर्मल प्रोटीन मिलता है, ठीक है। इनके अंदर एबनॉर्मल प्रोटीन पाया जाता है एंड सिमिलर साइज के होते हैं वायरस के, जो वायरस का साइज है वैसा ही इनका साइज है। और मेनली जो ये कॉज करते हैं वो है BSE। BSE का मतलब क्या है? बॉविन स्पॉन्जिफॉर्म एंसिसेलोपैथी, ठीक है। अब इसको अपन कॉमनली क्या कहते हैं? ये BSE था, इसको कॉमनली हम लोग मैड काउ डिजीज कहते हैं इन एनिमल, ठीक है, और CR जैकब डिजीज कहा जाता है इन ह्यूमन। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि BSE का मतलब क्या है, कॉमन नेम क्या है, तो भाई
एनिमल में ये बता देना मैड काउ डिजीज, और आपके ह्यूमंस के अंदर सीआर जैकब डिजीज बता देना। क्लियर, इतना ही है ये, इससे ज्यादा नहीं है। उसके बाद बात करते हैं लाइकेंस की। तो लाइकेंस आप लोग जानते हो, लाइकेंस एक टाइप का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। क्लियर है, तो एल्गल पार्ट को हम फाइकोबाइंड कहते हैं और फंजाई वाले पार्ट को हम माइकोबाइंड कहते हैं। अब इसका क्या मतलब, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, ये खाना बनाते हैं फंजाई के लिए, और जो आपका हेटरोट्रॉफिक यानी माइकोबाइंड यानी जो फंजाई वाला पार्ट है वो प्रोवाइड करता है शेल्टर एंड एब्जॉर्प्शन मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर। मतलब ये क्या करता है, एक खाना देगा दूसरे को और दूसरा रहने के लिए जगह और इंपॉर्टेंट चीजें लाकर प्रोवाइड करवा रहा है। क्लियर, और एक बात याद रखना, जो लाइकेन होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, सॉरी गुड कंडक्टर कह रहा हूं, वो गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। इट मींस कि जहां भी पॉल्यूशन होगा वहां आपको लाइकेन्स देखने को नहीं मिलेंगे। गॉट इट। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ।